वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 26 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ओरिएंट, पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को दैनिक जागरण न्यूज़ कवर कर रहा है उसके सभी मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, सभी के लिए पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट होकर आप लोगों को लाइव दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और इसके साथ भी बहुत से जो महत्वपूर्ण पेपर हैं जिसके आर्टिकल होते हैं तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब महत्वपूर्ण जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, जो भी सुझाव हो दे सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ऐप पर आपको दैनिक जागरण का यह पेपर अंडरलाइन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ दैनिक जागरण का की नोट्स आपको वहीं प्राप्त होगा, तो आप लोग उसके लिए भी जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और सभी के लिमिटेड ऑफर दिए गए हैं। अभी आपको बीपीएससी 68 बीपीएससी के लिए दिया गया है, 999 आपको दिया गया है। यूपीएससी 2000 2023 के लिए आपको 1999 दिया गया है। तो सीमित समय है, 31 अक्टूबर तक यह लाभ ले सकते हैं आप लोग। और जो भी चीज़ें मटेरियल दी जाती है आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो आप लोग उसके क्वालिटी और उसके कंटेंट को आप ज़रूर देखिए, क्या आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना समय गंवाए हुए। तो यह देखिए, पहला ही टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई हुआ है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल का ऋषि जो सुनक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यह टॉपिक आपको यूपीएससी जीएस पेपर 2 के विदेशी संबंध या भारतीय डायस्पोरा या विदेशी जो हमारे जो डायस्पोरा हमारे जो प्रवासी हैं उनके संबंधित टॉपिक को यह कवर करता है। ध्यान रखिएगा, डायस्पोरा के संदर्भ में एक अलग ही टॉपिक आप लोगों को कवर करना होगा, उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। वर्तमान में आप लोगों को विदेशी संबंध भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में जो हालिया घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में इन चीज़ों को कवर करना है। हालांकि इस पर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पहले भी किया जा चुका है। साथ ही साथ कल के करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर्स चल रहा है इवनिंग में, उसमें भी कल इस पर चर्चा किया गया। पर मैं इसमें कुछ मेंस ओरिएंट बातें आप लोग से करूंगा, इंटरव्यू ओरिएंट बातें करूंगा, ताकि चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाए। और इसके बाद जो हमारा जो रोड मैप है 2030, उस पर जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं उसके संदर्भ में कुछ हालिया घटनाक्रम को अपडेट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ अपडेट है, उससे पहले हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पीटी फैक्ट भी आप लोग को कवर करना है। तो देखिए, 200 वर्षों में अधिक समय में भारतवंशी कोई बना है वहाँ पर प्रधानमंत्री, यह कंजर्वेटिव पार्टी का है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है इस घटनाक्रम का, उस पार्टी से भारतीय मूल का कोई व्यक्ति चुन के आया है जो कभी रूढ़िवादी प्रवृत्ति को, रूढ़िवादी जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करता है, उस तरीके के विचाराधार को रखता है। अगर लेबर पार्टी या अन्य पार्टी के संदर्भ में अगर ये घटनाक्रम होता तो एक समान प्रक्रिया के तौर पर समझा जाता था, पर कंजर्वेटिव पार्टी में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो आंतरिक बदलाव के दौर में है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है, क्या ब्रिटेन अपने आंतरिक बदलाव के कालक्रम में चल रहा है? इसकी स्पष्टता बताइए। तो केवल इस उदाहरण को आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस विचारधारा को जब तक आप स्पष्ट नहीं कीजिएगा कि कंजर्वेटिव पार्टी किन विचारों पर लेकर चलती है, तो कल के जो डेली करंट अफेयर्स जो है इवनिंग का सीरीज, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की मूल विचारधारा को आप लोगों को बताया गया है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी क्यों महत्ता बढ़ जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक का चुना जाना।
तो आप देखते होंगे बहुत से बयान आ रहे हैं, जैसे मैं बयान पहले आप लोग को दिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, हिंदू होने पर गर्व है, ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के निदेशक जो कटवाला हैं, सुंदर कटवाला, उनके द्वारा यह बोला जा रहा है। आपको अफ्रीकी मूल का भी इनको जोड़कर बोला जा रहा है, प्रथम अश्वेत बोला जा रहा है और प्रथम हिंदू प्रधानमंत्री भी बोला जा रहा है। तो ये सब टर्मोलॉजी कहाँ से डेवलप हुआ, आप कभी सोचिएगा इस चीज़ को लेकर। इसलिए डेवलप हुआ है कि कंजर्वेटिव पार्टी इन विचारधाराओं को बल देती है, अश्वेत कॉन्सेप्ट को बल देती थी, पहले कभी दिया करती थी। अफ्रीकी मूल कॉन्सेप्ट अश्वेत धारणाएं ये हुआ करती थी। भारत का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटिश वंशज अर्थात जो श्वेत हैं वही बनेंगे, इस प्रकार की विचारधारा को कभी कंजर्वेटिव पार्टी प्रोत्साहन दिया करती थी। और वहाँ भी संप्रदाय और रंगवाद, भेदवाद ये सब चलता था। तो उस पार्टी से चुना जाना ही अपने आप में एक आंतरिक बदलाव का द्योतक है कि कोई पार्टी जो पूर्व में ऐसा किया करती थी, वर्तमान में कमोवेश थोड़ा अधिक है भी वहाँ पर, उससे इनका चुना जाना एक राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक सोच, प्रशासनिक सोच अर्थात इंग्लैंड के वैचारिक मतों में बदलाव को भी दृष्टिगत देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है, आंतरिक बदलाव किस दौर से गुजर रहा है इंग्लैंड। तो आप केवल ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं उनके एस्पेक्ट को मत बताइएगा, आप मूल जो प्रवृत्ति है, मूल जड़ जहाँ से लोगों का बदलाव हो रहा है। क्योंकि जिस तरह लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए, उस रूप से ब्रिटेन में नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में भी कहीं ना कहीं नस्लवाद, भेदभाव रहा है, पर लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया गया है, भारत में किया गया है। इसी तरह बहुत से देशों में देखने को मिला, पर ब्रिटेन में अभी तक लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण नहीं किया गया, जिसमें बिना भेदभाव से किसी भी वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग आ सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि नहीं, इस प्रकार की भी चीज़ें उभर कर आई हैं, इसलिए सुनुक इतना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ यह याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर से राजनेता बने 42 वर्षीय सुनुक पिछले 210 वर्ष में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री, पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। साथ ही पहले अश्वेत हैं, अश्वेत मैंने बात बोला ना, अश्वेत जैसे भारत में बोला जाता है जाति, धर्म, संप्रदाय, वैसे भी यहाँ भी है। सभी लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देशों में ये कॉन्सेप्ट होता है, रहता भी, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह पहले प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में इनको दर्जा दिया जा रहा है। वह ब्रिटेन के बराक ओबामा भी कहा जा रहा है, ब्रिटेन का बराक ओबामा है वो। तो इस प्रकार से जो पहले अश्वेत, अमेरिकी अश्वेत नागरिक थे, राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको चीज़ों को समझना होगा, क्यों यह डायस्पोरा के रूप में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, क्योंकि मूल रूप से कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, उसी के कारण आंतरिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लेबर पार्टी देखिए इन सब चीज़ों को बहुत कम हद तक बढ़ावा देती है, न के बराबर, पर कंजर्वेटिव पार्टी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती थी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग चीज़ों को समझिएगा, यहीं से उभर कर सारी चीज़ें उभर कर आएंगी। बाकी चीज़ें जो आप लोग को बताई जा चुकी है, दैनिक जागरण, न्यूज एनालिसिस में पहले भी जब सुनुक दौर राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद के दौर में शामिल हुए थे, जो ट्रस्ट थी उनके साथ, उसी समय आप लोगों को कवर कर दिया गया। कल डीसीए जो हुआ, दिल्ली करंट अफेयर्स, उसमें भी आप लोग को ये कवर किया जा चुका है। तो दोनों को आप लोग मर्ज करके देख लीजिए। बाकी जो विचारधारा है, नीचे भी कुछ इनके संदर्भ में कुछ बातें की गई, हम लोग उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको यहाँ से प्रश्न उभरेगा कि 2 महीने में ब्रिटेन के दूसरे और इस साल के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर ये चुने गए। पहले, इससे पहले आपको जॉनसन थे, उसके बाद ट्रस्ट थी, और इसके बाद आपको सुनुक। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस प्रकार के आंतरिक प्रभाव के दौर में सुनुक ने कार्यकाल संभाला है, उसमें भारतीय और इंग्लैंड के बीच, जो ब्रिटेन के बीच जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध को कैसे रेखांकित किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग
देखिए, यह युद्ध नहीं विकल्प है, लेकिन शांति के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। ये जो भारतीय प्रधानमंत्री हमारे उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया, इस कोटेशन को याद रखिएगा। यह ऐसे में या तो इस प्रकार से कहीं भी आपको कोटेशन यूज करके प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का द्योतक है यह लाइन। ऐसा नहीं कि केवल आज़ादी के बाद 1947 के बाद यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है या पंचशील हुआ है या नो फर्स्ट वार जो नीति है उसके तहत यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा रामायण महाभारत या इस प्रकार के कोई भी जो ग्रंथ है उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि हमने अंतिम विकल्प के रूप में आपको युद्ध चुना है। तो भारतीय संस्कृति और विरासत के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न पूछे, उसमें वर्तमान संदर्भ में पूछे कि क्या उपयोगिता है, तो इसको आप संदर्भित कर सकते, इसको जोड़ के दे सकते इसके एग्जाम्पल को। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे लंका हो या कुरुक्षेत्र, हमारे लिए अंतिम विकल्प रहा है युद्ध। तो यह बात सही भी है कि हमने प्रथम दृष्टया युद्ध कभी भी नहीं, अपनी विरासत के तौर पर भी नहीं सीखा है। तो जो देश यह समझते हैं, यह बोलते हैं कि भारत शक्तिशाली हो रहा है, तो उसके पड़ोस जो देश है उस पर प्रभाव डालेगा। तो पहले ही समझ लीजिए जिसके डीएनए में यह कॉन्सेप्ट डेवलप है, तो क्या राष्ट्र कोई पहले जाके विकल्प प्रथम विकल्प के रूप में युद्ध चुनेगा? नहीं। और हमारा पिछले 4 युद्धों में यही विरासत सामने आया है। हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया है, चीन के साथ युद्ध किया है, तो प्रथम दृष्टया कभी भी हमने हमला नहीं किया है। हाँ, हालांकि हमने मुंह तोड़ जवाब उसके बाद पाकिस्तान को दिया और हर बार उसे हराया है। चीन के साथ स्थितियां विपरीत हुई थी, क्योंकि वह इस दौर में हुआ था जब हमारे पास संसाधन या तो इस प्रकार के जो पर्यावरणीय जो हमारे फेवर में होना चाहिए था घटनाक्रम वो नहीं था, तो हम लोग युद्ध हारे हैं। तो देखिए, बात यहाँ यह है ना कि आपको यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति विरासत कैसे हमारे विदेशिक नीति को भी प्रभावित करती है। जैसे चाणक्य का नीति है ना, आपको विदेशिक नीति में भी पढ़ना है, तो भारत की विदेश नीति में चाणक्य के कौन कौन से गुण है या सूत्र हैं जो हमारे वर्तमान विदेश नीति को प्रभावित करते हैं या उससे सीखते हैं। अशोक की नीतियां हैं वो भी आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, इसी प्रकार अकबर की नीतियां वो भी पढ़ना है आपको। तो समग्र रूप से यह जानिए कि किस प्रकार से हमारी विदेशिक नीति भारतीय संस्कृति विरासत से सीखकर अभी आई है और वर्तमान स्वरूप में यह बातें हुई। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें भी की गई है, इनके द्वारा कुछ डाटा दिया गया है, आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा ताकि आगे कभी भी काम कर सके। इसके लिए देश में विकास और मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश तभी सुरक्षित है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हो। ये कोटेशन आपको यूज कर सकता है और प्रश्न क्रिएट कर सकता है। देश कभी भी तभी सुरक्षित है जब इसकी सीमाएं सुरक्षित है। इसके संदर्भ में हालिया घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए आपके मत को पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके लिए अर्थव्यवस्था मजबूत और समाज में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीमा मजबूत नहीं होगा, साथ में जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा, तब तक समाज सशक्त नहीं होगा, आत्मविश्वासी नहीं होगा, तब तक हमारे सीमा भी सशक्त और आत्मविश्वासी नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रक्षा संबंधी उपकरण के में अब 400 जो ऐसे उपकरण हैं जो विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे, जो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर मैं मानता हूं कि हम आयातक से निर्यातक के क्षेत्र में जा रहे हैं इस रक्षा संबंध में, और यह बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड में जो भी हथियार का निर्यातक है ना, उसकी स्थिति बहुत बेहतर है, वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। आप याद रखिएगा, जो भी निर्यातक है उसकी स्थिति वर्ल्ड में अलग है, उसके स्थान अलग है, क्योंकि उसका डिमांड हर विश्व के देश के द्वारा रहता है। क्योंकि सभी को अपनी सीमाएं सुरक्षित रखना है विदेशियों से और आतंकवाद से और भी सीमावर्ती जो समस्याएं होती उनसे। तो इसलिए सभी उन्नत हथियारों की खरीद करते हैं और इस प्रकार से चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो जितना जिसका सबसे सरल और सबसे सुरक्षित
हथियार होगा जो जिसका विस्तृत आयामों को पूरा करता होगा, उस देश के हथियार का डिमांड बढ़ेगा। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। आप ये एक डाटा याद रखिए, अमेरिका अपने कुल रक्षा उत्पादों से अपने 1/3 जीडीपी का पूर्ति करता है। ध्यान रखिएगा, अपने कुल रक्षा उत्पादों को बेचकर 1/3 जीडीपी को वो पूर्ति करता है। तो कितना आपको यह विदेशी मुद्रा अर्जित करके देगा, इसका कोई डाटा नहीं अभी लगाया जा सकता। ये आने वाले 20 से 25 वर्ष में इसका आयाम देखने को मिलेगा कि वर्तमान सरकार ये जो निर्णय ली है कितना भविष्य उन्मुखी, भारत उन्मुखी उद्देश्य को पूरा करेगा। साथ ही साथ 7-8 वर्षों में भारत विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। और साथ ही 80,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे देश में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और इसरो की उपलब्धि को भी इन्होंने बताया है। तो ये सब अपडेट आप लोग कर लीजिएगा, क्या क्या अपडेट हुआ है सभी को की नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को आज हम लोग पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक के संदर्भ में। तो देखिए टॉपिक क्या है, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आपको यह टॉपिक मिलेगा, आज के न्यूज़ से टैली करेगा, जिसमें वायु प्रदूषण और संबंधित मुद्दे जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में। और आप लोग स्टेट पीसीएस वाले अपने जीएस पेपर से इस टॉपिक को टैली कर लीजिएगा और इस न्यूज़ को उसके साथ जोड़ के देखिएगा क्या आपको इसके टॉपिक कवर हो रहे हैं या नहीं। तो पटाखे तो छूटे पर हवा में उड़ गया प्रदूषण। मैं कुछ दिन पहले ही आप लोग को पटाखे से संदर्भित एक न्यूज एनालिसिस किया था, उसे आप लोग उससे संदर्भ में की नोट्स देख लीजिए। उसके बहुत से आयाम आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक अलग आयाम आप लोगों को जो शेष रह गया था उसको आज मैं कवर कर दूंगा। तो ये टॉपिक है ना आपका कवर हो जाएगा। और उसमें जब भी सरकार, वो स्टेट सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार या स्टेट सरकार, कोई भी नया अपडेट लाएगी तो उसमें बस आपको की पॉइंट ऐड कर लेना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, बस नए आयाम को जोड़ते जाना। मान लीजिए कोई योजना लाएंगे या कोई इस प्रकार के नीतिगत बदलाव लाते हैं तो उसको ऐड करना है। बाकी स्टैटिक्स पार्ट वही होगा जो मैं अभी आप लोगों को पिछले न्यूज़ में कवर किया, जो अभी कवर करूँगा। तो देखिए कुछ अपडेट है, उससे पहले न्यूज़ के जरिए से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दिवाली में खुशियों को पाबंदी टूटी, पटाखे छूटे, आतिशबाजी भी हुई, लेकिन राहत भी रही कि इस बार प्रदूषण कम हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन 8 वर्षों में सबसे कम प्रदूषण रहा। पिछले वर्ष इस दिन जो AQ एयर जो इंडेक्स है 382, मैंने आप लोग टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्लाइड शेयर किया है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एयर इंडेक्स के संदर्भ में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में। साथ ही सफ़र का आप लोग को मैंने दिया और एक PIB का लिंक दिया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ होता है कि इस स्लाइड पर मैं नहीं कवर कर सकता हूँ न्यूज़ एनालिसिस के मोबाइल से जब चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं स्मार्ट टीवी की बात कर, अगर रहता स्मार्ट टीवी तो मैं अभी तुरंत आपको दिखाता। पर चलिए मैं समयबद्धता के साथ जल्द ही स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट होगा। तो आप लोग जो चैनल का 10,000 सब्सक्राइबर है ना, जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। सभी लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को। ये मत सोचिए कि आपके मित्र इन सब चीज़ों को जान ले तो आप कमज़ोर हो जाइए, ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लोगों में, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, एग्ज़ाम और इन चीज़ों को करेंगे, बातें करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तो आप में ही इंटरनली आप में पॉजिटिवनेस आएगा चीज़ों के करने के लिए। जितनी संख्या अधिक होगी, जितने लोग अधिक पार्टिसिपेट करेंगे, मान लीजिए टेस्ट में, क्विज में, आप उसके अनुसार रैंकिंग अपना निर्धारित करें, मैं कितने लोगों के साथ कम हूँ या अधिक हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मेरे ग्रुप से वही लोग जुड़ रहे हैं जो सीरियस होकर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम निकालने का अपने लक्ष्य तय किया हुआ है कि मुझे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। आप मेरे ग्रुप पर देख सकते हैं, आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ और भी अपडेट है, जैसे दिल्ली में पटाखे जलाने बेचने पर लगा प्रतिबंध, दिवाली पर धुएं में हवा हो गया, चोरी छिपे पटाखे बिके, खूब जले। मैंने जो लाइन बोला था आप लोग याद है, देखिए सही हुआ ना ये बात कि सरकार कितना भी प्रतिबंध लगा लेगी, लोगों का जब व्यक्तिगत व्यवहार चेंज नहीं होगा तब तक ये सब जो है ना चीज़ें बदलेगी नहीं।
मैंने आप लोगों को हरियाणा पंजाब का उदाहरण दिया था कि जब मैं था वहाँ पर तो बैन किया गया था, तो उस दौर में लोग जाके हरियाणा से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यूपी से जाके लोग पटाखा लाए थे और फोड़े थे। तो देखिए व्यक्तिगत इसमें बहुत से पक्ष है, इसके पॉजिटिव पक्ष है, नेगेटिव पक्ष दोनों है, तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिस पर मैंने पिछले न्यूज़ में कवर भी किया है। यहाँ समझने वाली बात है हम उन विकल्पों का चयन करें जो प्रकृति संतुलन को भी कायम करता है, लोगों की इच्छाओं को भी नहीं दबाता है, अर्थात उसके आचरण जो व्यवहार है उसको भी बदलाव नहीं करा, अर्थात धार्मिक आचरण है, धार्मिक बदलाव है, धार्मिक आस्था का नाम है। और मनोरंजन का साधन भी यही है कि लोग बच्चे इतने पटाखे फोड़ते हैं। मैं तो अपने क्षेत्र में अभी हूँ, तो वहाँ पर मैं देखा हूँ कि बहुत से ऐसे कस्बे थे जहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, दिए जलाए जा रहे थे, तो लोगों के बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं मुस्लिम, देखिए मैं यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं करना चाहता, बस एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ लोगों के आचरण व्यवहार और सभ्यता संस्कृति में कैसे बदलाव आ रहे हैं, लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो मैं किसी मुस्लिम क्षेत्र से गुजर रहा था, तो वहाँ मैंने उस दिन देखा कि उनके घरों में दिया जलाया गया था। तो मैं रुक कर उस मोहल्ले में गया, देखा कि एक्चुअली क्या किसी खास घर में हो रहा है या उन घरों, उस मोहल्ले में हिंदू घरों में हो रहा नहीं। तो मैंने देखा मुस्लिम घरों में भी यह चीज़ें हो रही थी। तो बताइए ये कितना अच्छा सूचक है कि जो देखिए प्रकृति उन्मूलक जो चीज़ें होती है ना वो होनी चाहिए, सभी मिलजुल कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी आस्थाओं, जो उनकी आस्था उसका वो आचरण करे, उसके साथ सहचर्य जीवन होना चाहिए, मैं यह मानता हूँ। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ें स्पष्ट होगी कि आप केस स्टडी के तौर पे इसे दे सकते हैं, ऐसे बहुत से आपके क्षेत्र में भी हो सकते हैं, मोहल्ले ऐसे होंगे। तो देखिए आचरण और व्यक्ति कर्तव्य क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। अब केवल दिल्ली सरकार रहे या सुप्रीम कोर्ट रहे या कोई भी केंद्र की सरकार, यह ऑर्डिनेंस जारी कर देती है कि आप पटाखा नहीं फोड़ेंगे, बिक्री नहीं करेंगे। जैसे बिहार का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, बिहार में शराब बंदी है, ठीक ना, पूर्णतः उसके बनाने से, बेचने से, पीने से, तीनों स्तरों पर। क्या बिहार में शराब मिलना बंद हो गया है? क्या शराब के ऐसे मामले नहीं आए, शराब से मृत्यु होने वाले ऐसे मामले नहीं आए हैं? तो इसके पीछे व्यक्तिगत रूप से यही कहा जा सकता है कि जब तक स्वयं व्यक्ति जवाबदेह नहीं होगा ना, तो सरकार नियम कितना भी बना ले, वो काम उसमें लूप होल नज़र आ जाएगा। तो वही उदाहरण आपको यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को समझिए कि नहीं, सरकारें अपने स्तर पर नियम बना सकती है, पर उसका आचरण, उसका व्यवहार व्यक्ति विशेष को करना है। तो क्या व्यक्ति विशेष इस प्रकार के स्टेटस में, इस प्रकार की स्थिति में, आने वाली स्थिति में है कि वो पूर्णतः इसको समाप्त कर दे या तो बंद कर दे? तो ऐसी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग को देखनी होगी, समझनी होगी। चलिए, और भी प्रदूषण कम होने के प्रमुख वजह है, जहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मानसून में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक सक्रिय रहा, वातावरण में नमी रही, और जिस दिन दीपावली था बहुत से झारखंड, बिहार और कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझिएगा, वातावरण भी बहुत अपेक्षाकृत रहा था प्रभाव, जिसके कारण प्रदूषण नहीं रहा। दिल्ली अपेक्षाकृत जल्दी आई, दिवाली अपेक्षाकृत जल्दी आई। अभी ना दिन में गर्माहट है पूरी तरह खत्म हुई है, न ही रात को ठंडी बढ़ी है। तो यह स्थिति भी प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करता है। हवा की दिशा उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी ज़्यादा थी। अच्छा समझिए, ये उत्तर पूर्वी, तो हमारा पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण, तो उत्तर पूर्वी कह रहा है। तो आप देखिए उत्तर पूर्वी हवा ऐसे आई हुई थी और दक्षिण पश्चिम ज़्यादा रही। दक्षिण पश्चिम का आ गया आपको इन क्षेत्रों से हवा उत्तर की तरफ गई। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि हवा अगर इधर जाती तो स्थिति थोड़ा सा बिगड़ती, तो ऐसा नहीं हुआ, इधर गया। तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें
फेवर में करता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की चाहिए। साथ ही साथ हवा में रफ्तार बढ़ी रही, यानी देखे होंगे उस दिन तेज़ हवा थी जिसके कारण भी प्रदूषण कम हुआ है। और रात में 6 किलोमीटर की घंटा से मंगलवार को सुबह 12 और दोपहर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चली हैं जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं अपेक्षाकृत काफ़ी कम हुई। फिर भी सोमवार को करीब 1000 घटनाएं दर्ज हुई थी। फिर भी देखिए जो मात्रा पहले होती थी वो मात्रा इस दौर में नहीं हुई, इसलिए प्रदूषण कम हुआ है। तो ये हुआ आपको करेंट के संदर्भ में सारी चीज़ें अपडेट। अब चलिए हम लोग की पॉइंट इसका देखते हैं। तो पहले हर बार चर्चा आता है वायु गुणवत्ता सूचकांक का। तो ये क्या है, मर्ज, किस मर्ज का दवा का नाम है, इसे पहले आप लोग जान लीजिए। और जब भी प्रदूषण की बात होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होगी, तो ये आपके सब्जेक्ट का कोर, इस टॉपिक का कोर पार्ट है। तो इसे कभी मत भूलिएगा, इसे याद रखिएगा। तो AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है दैनिक वायु गुणवत्ता रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है। तो किसके लिए दैनिक है, ध्यान रखिएगा। पहले वार्षिक मत इसे कर दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा। तो ये दैनिक डेली का वायु रिपोर्टिंग गुणवत्ता सूचकांक यह है। यह उन स्वास्थ्य प्रभावों को केंद्रित है जिन्हें कोई व्यक्ति प्रदूषित वायु से सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव करता है। अर्थात यह स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को, जो प्रभाव देने वाले जो वायु प्रदूषक है उसकी जांच या गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। इसके तहत 8 प्रमुख आपको वायु प्रदूषक को शामिल किया गया है, जिसमें भूस्तरीय ओजोन, जो पृथ्वी के लेवल पर जो ओजोन का मात्रा रहता है ना, वो बहुत ही घातक होता है। यह ऊपरी सतह पर ओजोन हमारे लिए लाभदायक है, जिससे हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। पर जो ओजोन आपको भूमंडलीय सतह पर रह जाता है वो बहुत ही घातक होता है, उसको वायु प्रदूषक माना जाता है। अब ऐसा नहीं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ओजोन हमारे लिए लाभदायक है, पराबैंगनी किरण से बचाता है तो ये भी अच्छा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो सतह पर जो ओजोन की परत होती है, जम जाती है, तो यह हानिकारक होती है। तो ये प्रदूषक के तौर पर शामिल किया गया है। PM10 जो मैटर है, इसके 10 है, पार्टिकुल मैटर 10, वो आपको प्रदूषक की श्रेणी में लाया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी में है, ध्यान रखिएगा। PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया और लेड, सीसा, ये 8 प्रदूषक है जो AQI के तहत आपको प्रदूषक के तौर पर गिने जाते हैं। तो यहाँ से UPSC ने प्रश्न पूछा है, 1-2 बार नहीं, 3 बार शायद प्रश्न इससे, इस क्वालिटी इंडेक्स से पूछा है। तो इसे आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकते। एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत कौन कौन से प्रदूषक है, दूसरा एक वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक कौन कौन है। तो दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसमें सभी आपको शामिल हो जाते। इसमें केवल 8 तत्व शामिल किए जाते जो प्रदूषक, जो वायु प्रदूषक तत्व हैं उनको। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 8, इसमें सभी। तो आप लोग कभी कंफ्यूजन मत लीजिए, इसमें 8 तो रहेगा ही, पर इसमें 8 आपको केवल 8 ही शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नोट याद रखिएगा, भूस्तरीय ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल 2 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने आपको ओजोन को पहले रखा है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा खतरा भारत जो भूस्तरीय ओजोन है, और एयरबोर्न पार्टिकल्स जो होते हैं जो बोन में चले जाते हैं, जो PM2.5 है, जो आपके रक्त जो सेल होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, वहाँ तक जाके प्रवेश कर जाते, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करते। अब देखिए प्रदूषक हो गया। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हालिया भारत सरकार के कौन कौन से पहल किए गए उसको देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न UPSC ने और PCS ने बहुत बार पूछा है, जैसे UP PCS हो, MP हो भी यहाँ से पूछा है, BPSC ने भी यहाँ से प्रश्न पूछा है, और आपको छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये सब स्टेट ने इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा है। तो इस पर बात करेंगे हम लोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में। तो यह
8 प्रदूषकों अर्थात PM2.5 PM10 अमोनिया, सीसा, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या धरातलीय ओजोन आप लोग कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड विकसित किया गया है। और वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, जिसे सफ़र बोला जाता है। सफ़र को याद रखिएगा बहुत बेहतर तरीके से, यह आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करता है। इससे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सफ़र को। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली के लिए चलाया गया, भारत सरकार की पहल है। वाहनों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पहल चलाई गई, जैसे BS6 मानक के उत्सर्जन मापदंड कारों में लाया जा रहा है 4 व्हीलर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑड इवन जो स्कीम है, ऑड इवन नंबर जो है, ऑड और इवन नंबर जो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पे ये सरकार ने आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली के लिए शुरू किया था, जिसमें आपको सम और विषम संख्या के नंबरों को एक बार सम संख्या सारी गाड़ियाँ चलेगी, उसके लिए दिन निर्धारित था, एक बार इवन था। ओड नंबर जो होगा विषम संख्या, उसके लिए गाड़ी उस दिन चलेगी, समय निर्धारित था। अब ऐसा नहीं कि ओड नंबर सम वाले के दिन आ जाएंगे या सम के दिन ओड नंबर वाली गाड़ियाँ आपको रोड पर चलेंगी, उनके लिए समय निर्धारित कर दिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम किया था। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड, पर मैं इसे कहीं ना कहीं इसे सरकार की नीतियों का अदूरदर्शिता ही कहूँगा कि इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं कि सरकार व्यक्ति के ऑड और इवन नंबर को लेकर चीज़ें कर, इससे देखिए कुछ हालिया परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कि इससे प्रदूषण कम हो सकता है। इसका दूरगामी परिणाम कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूरगामी परिणाम करना है तो देखिए वाहनों में नियंत्रण करना दिल्ली में बहुत ज़रूरी है। मैंने दिल्ली में रहा तो इसे मैं महसूस किया कि किसी के पास कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लगभग अगर 100 की जनसंख्या है मान लीजिए किसी मोहल्ले में, तो वहाँ 10 लोगों के पास केवल कार की पार्किंग है, बाकी किसी के पास कार की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और साथ में याद रखिएगा 100 गाड़ियों में 80 ऐसे घर होंगे जिनके पास एक से अधिक गाड़ियां होंगी, 1, 2 या 3 होंगी। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मोहल्लों में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेटस मेंटेन किया जाता है बहुत सी चीज़ें, तो होता है क्या कि वो कार को है ना गली मोहल्लों में खड़ा कर देते हैं, पार्किंग कर देते हैं। अगर सरकार ऐसा नियम लाए कि जिनके पास कार पार्किंग की व्यवस्था होगी वही दिल्ली में निजी कार वाहन रख सकते हैं, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पहला तो जिनके पास होगा, और साथ ही में 15 वर्ष का जो नियम लाया गया है ये कहीं ना कहीं बेहतर उदाहरण लेकर आएगा प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए। पर इस निजी वाहन कॉन्सेप्ट को लाने से 2 फायदा हो सकता है सरकार। एक तो सार्वजनिक वाहनों में बढ़ोतरी होगी, उसके चलन में बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकार की आय वृद्धि होगी और प्रदूषण स्तर भी कम होगा। दूसरा, लोगों में जो होड़ मची हुई है ना, मेरे पास सबसे अधिक गाड़ियां होने की, वो भी कम होगा। और तीसरा इससे कि जो रोड है वो क्लियर होगा। आप अमूमन दिल्ली में जो रहते होंगे या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते होंगे जहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं, रोड गाड़ियों को रोड पर खड़ा कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो देखिएगा इसका मूल कारण कहीं ना कहीं आपको प्रदूषण की मात्रा को भी बढ़ाता है, क्योंकि अतिरिक्त से अधिक यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना की पहल की गई जिसके तहत NAQMP के तहत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के 4 वायु प्रदूषकों अर्थात SO2, NO2, PM10 और 2.5 की पहचान की गई। अब ध्यान रखिएगा AQI के तहत आपको 8 है प्रदूषक और NAQMP याद रखिएगा इसके तहत 4 हैं। कौन कौन है? SO2 है, NO2 है, PM10 है, 2.5 है। जिन 2.5 जो प्रदूषक के तौर पर माने जाते हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी डैशबोर्ड, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ एक आया। एक टर्मिनोलॉजी यह पूछता है कि कुल वायु प्रदूषण कौन कौन है, सभी इसमें शामिल। एक ही वायु प्रदूषक कौन कौन है ये पूछता है। तीसरा है कि NAQMP के तहत कौन कौन से प्रदूषक है, अर्थात वायु गुणवत्ता निगरानी
के लिए जो डैशबोर्ड निर्धारित किया उसके तहत कौन कौन से प्रदूषक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, तीनों अलग अलग हैं, पर सभी वायु प्रदूषक के तहत ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग गठित किया गया सरकारों के द्वारा। साथ ही साथ पराली जलाने को कम करने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर मशीन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी गई है। साथ ही साथ देखिए पंजाब में हाल ही में एक आपको पराली से उत्पादन करने वाले जो संयंत्र है उसकी स्थापना की गई, जो एशिया में सबसे बड़ी है। तो हाल ही में मैंने उस पर न्यूज़ भी कवर किया, तो ध्यान रखिएगा। तो आप इसे देखिएगा कि नई नई सरकार पहल कर रही है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की हमेशा चर्चा होगी, जब भी वायु प्रदूषण की बात होगी इसकी भी चर्चा होगी। तो भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तक तहत आने वाले शहरों के कणों में सांद्रता में 40% की कमी अर्थात PM10 और PM2.5 याद रखिएगा, इसमें 40% कमी का नवीन लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्ष 2024 तक 20 से 30% कमी पहले के लक्ष्य को अद्यतन करता है। अर्थात पहले क्या लक्ष्य था 20 से 30% 24 तक कम करना है, पर अब क्या हो गया 2026 के नए आंकड़े प्रस्तुत करके इसे 40% के स्तर तक कम करना है। तो ध्यान रखिएगा ये लक्ष्य इस कार्यक्रम के लिए है। और क्या है राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम, वायु स्वच्छ कार्यक्रम क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसे आप लोग जानिएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आप इनका मंत्री कौन है आप लोग बताइए, कितनी बार मैं इनके बारे में बताया हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। और यह जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया है इस कार्यक्रम को, तो ध्यान रखिएगा 2019 याद रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ यह भारत में समयबद्ध कमी के लक्ष्य को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का प्रथम प्रयास किया गया है। इसके तहत जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि स्वच्छ वायु को निर्धारित करने का प्रथम राष्ट्रीय ढांचा किसके तहत जारी किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। यह अगले 5 वर्षों में भारी अर्थात व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम PM10 जो कण बोला जाता है पार्टिकल मैटर, उसके महीन कणों अर्थात व्यास 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम या PM2 के कण पदार्थ के संकेंद्रण को लगभग 20% की कटौती करेगा, जिसका आधार वर्ष 2017 है। अर्थात 2017 में जितना था उसके स्तर में 20% की कमी करेगा इस लक्ष्य के तहत। तो याद रखिए PM10 या उससे नीचे या PM2.5 या उससे नीचे। अब यहाँ इस कार्यक्रम के तहत 132 गैर प्राप्त शहर शामिल किया गया, जिनके पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा किया गया है। 132 शहरों को शामिल करेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा नोट में गैर प्राप्ति वाले शहर नॉन अटेनमेंट सिटीज जिसे कहा जाता है, वे शहर जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों अर्थात NAQS याद रखिएगा, NAQS को याद रखिएगा। यह नेशनल आपको आर्बिट्रेशन एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। इसके तहत चीज़ों को आपको पूरा करने में असफल रहा उन शहरों को 132 शहरों को शामिल किया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है, तो आप लोग इस पर अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट है NAAQS वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशीय गुणवत्ता मानक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि जो NAAQS है अर्थात नेशनल आर्बिट्रेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो किस एक्ट के तहत लाया गया। तो 1981 एक्ट जो वायु और प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण, उस एक्ट के तहत किस विभाग या मंत्रालय या बोर्ड के तहत लाया गया। तो आपको बोर्ड बताना है, CPC केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभाग मंत्रालय बताना है, तो आपको इसके तहत मंत्रालय ये इस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह बोर्ड काम करती है। यह बोर्ड के तहत आपको
NAAQS काम करता है। तो याद रखिएगा सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, पहले आपको मंत्रालय, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद जो चीज़ें NAAQS, तो याद रहेगा कौन किसके अंडर काम कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे आप एरो कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है NAAQS जो के तहत प्रदूषकों की सूची में PM10, PM2.5 और PMSO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, पराइन, आर्सेनिक, निकेल। अब देखिए यहाँ सूची इसके तहत बढ़ गई। आप देखिए इसमें कितनी सूची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब आपको सूची में पूछ सकता है 4 चीज़ें। एक तो वायु प्रदूषक टोटल सभी, दूसरा AQI, तीसरा आपको क्या था, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा के तहत जो बनाई गई थी, चार आपको प्रदूषक के तौर पर शामिल किया गया। चौथा आपको NAAQ के तहत कौन कौन से प्रदूषक शामिल किए जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए इसमें टोटल आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 12 आ गया। 12 ही था ना कि 11 था, 11 था शायद। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, आपको यह टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है। तो ऑप्शन अगर क्रिएट करके दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इतना विस्तृत रूप से कोई नहीं बताता है, इतने सूक्ष्म अवलोकन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, हर इंडेक्स अलग अलग है, हर की क्वालिटी अलग अलग है, हर में मानक अलग अलग है, हर में आपको प्रदूषक की जो संख्या है वो भी अलग अलग है। तो आप लोग चेंज कर लीजिए, की नोट्स बना लीजिएगा। वायु गुणवत्ता देखिए ध्यान, मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, यह इम्पोर्टेंट है। सफ़र द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र, यह UPSC ने इससे प्रश्न पूछा है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग को PCS में कहीं ना कहीं पूछ देगा। सफ़र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर वायु गुणवत्ता मापने के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय पहल है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इसे शुरू किया गया है, ना कि आपको पर्यावरण मंत्रालय उसके तहत नहीं शुरू किया गया, यह पृथ्वी मंत्रालय के तहत। इसी के लिए UPSC ने इसे प्रश्न किया। बहुत से लोगों ने सही किया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे आप उनको सही किया होगा मंत्रालय को। देखिए यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, जो IITM जिसे बोला जाता है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली। इसका संचालन भारत मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा किया जाता। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा कि सफ़र का संचालन कौन करता है, तो आप भारत मौसम विभाग के संदर्भ में बोलिएगा। IMD करता है। इसे विकसित किसने किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के द्वारा। और इसमें किन प्रदूषकों की निगरानी की जाती। अब एक 5वां आप लोग याद रखिएगा, 4 मैंने पहले ही बता दिया, 1 2 3 4। अब ये 5वां आ जाएगा, सफ़र के तहत कौन कौन से प्रदूषक शामिल होते हैं। तो इसमें 2.5 PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और आपको बेंजीन याद रखिएगा, ट्यूलिन, जाइलिन और मरकरी। तो इस प्रकार के प्रदूषक को शामिल किया जाता है। इसमें देखिए कितने होंगे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10। इसमें सफ़र में 10 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। देखिए सब आंकड़ा हम लोग भी याद, इन सब चीज़ों को आप लोग को इसलिए दे देते हैं कि जब PT ओरिएंट प्रश्न पूछे ना, तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन में डॉट्स नहीं रखिए। दूसरा, मेंस में अगर प्रश्न करें तो आप प्रदूषकों की स्पष्टता को बताएं कि हाँ किस योजना के तहत कौन से प्रदूषक को शामिल है। अगर इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कर देते हैं ना, तो एग्जामिनर जो होगा, कॉपी आपका जो चेक करेगा, वो स्पष्ट जान जाएगा आप में है ना किसी विषय में सूक्ष्मता से गहन किया है और उस विषय पर आप बहुत बेहतर ज्ञान रखते हैं, इसलिए आपको नंबर और स्टूडेंटों से बेहतर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना सूक्ष्म अवलोकन करने का उद्देश्य मेरा यही होता है, इसलिए वीडियो मेरा लंबा चला जाता है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले
आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए ताकि और भी लोग जुड़े। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पर बहुत से पैकेज है। यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं जो कल सेमिनार में शामिल हुए थे वो परचेज कीजिएगा, साथ ही बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। और बहुत लो प्राइस रखा गया, चीज़ें आप लोग को दी जा रही हैं। क्वालिटी पर जाइए, क्वांटिटी पर नहीं जाइएगा। क्वालिटी अगर आपको 10 पीडीएफ देकर अगर 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से टैली हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी मेरी मानी जानी चाहिए कि आपको 10 पीडीएफ में 10 प्रश्न मेंस के कवर हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर आपको पहले भी बताया है कि कैसे हम लोग काम करते हैं। देखिए हाल ही में गूगल पर लगा था 1337 करोड़ का जुर्माना, जिस पर मैंने न्यूज़ कवर किया था। अब देखिए पुनः गूगल पर जुर्माना लग गया है, तो यह न्यूज़ आ गया है। तो आपसे कहीं प्रश्न न पूछ दे पीटी के स्तर पर, तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में सरकारी नीतियों और उससे संबंधित प्रभाव जो हैं उससे टॉपिक रिलेटेड होता है। और जीएस वाले स्टूडेंट आपको जो स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट है वो अपने जीएस के पार्ट से टैली कर लीजिएगा। देखिए गूगल हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या इस प्रकार की कोई भी टेक कंपनियां हैं, उसके मनमानी जो तरीके हैं कस्टमर केयर के संदर्भ में, जो बिहेवियर है उस पर प्रतिस्पर्धा आयोग नज़र रखती है कि सभी के साथ मानक पूर्ण व्यवहार किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी के साथ किसी प्रकार का अति जातीयता नहीं किया जाए, अर्थात कोई कंपनी अपनी मनमाने रूल्स को लागू नहीं करे। देखिए यहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा। जैसे WTO नाम सुने हो ना, विश्व में एक प्रकार के व्यापार संतुलन को कायम करना चाहता, सभी को समान अवसर देना चाहता, सभी देशों को कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान मानकों के साथ है आपको व्यापार करना। वैसे ही प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में आपको, भारत में जितने भी लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको एक समान और धरातल देना चाहता। कोई किसी के साथ तकनीकी तौर पर धोखाधड़ी नहीं करे या दबाव नहीं डाले किसी पर कि आप मेरे नियम को मानिए और अन्य नियमों को नहीं। तो इसी मामले में गूगल को पिछले कुछ महीनों से उनके उल्लंघन में टारगेट किया गया है और उनको जुर्माना लगाया गया है। तो देख सकते हैं पिछले सप्ताह से ही 2 फैसले आए हैं जिसमें गूगल के कारोबारी प्रतिस्पर्धाओं में उल्लंघन के आरोप में 936.44 करोड़ रुपये जुर्माना। यही मान लीजिए अगर अमेरिका में होता है ना, यह खरबों में चला जाता, ध्यान रखिएगा। पर भारत है, भारत ने अपने व्यापार अपने चीज़ों को और भी बढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी बस यह आप समझ सकते हैं, इसको वार्निंग के रूप में दिया गया होगा कि आप अभी सुधर जाइए, नहीं ऐसे विकल्प अगर रखेंगे तो और भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जो प्रतिस्पर्धा आयोग है कारोबारी प्रतिस्पर्धी नियमों को धोखाधड़ी करते हुए 137 करोड़ यानी 1337 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। देखिए इस पर गूगल अपने प्ले स्टोर पॉलिसी का था, ऐप डेवलपर्स जो होते हैं उसके भुगतान के लिए गूगल प्ले बिल्डिंग सिस्टम अर्थात उपयोग करने के लिए बात करता था। एक ही प्लेटफॉर्म को एक लिंक प्रोवाइड कराने का विकल्प देता है, तो यह इजाज़त नहीं देता है कि अन्य लिंक को भी वहाँ प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करते हैं तो केवल युक्ति आईएएस का एक ऐप ही का लिंक वहाँ अवेलेबल होगा। मान लीजिए मेरा वेबसाइट वहाँ है तो मैं वहाँ लिंक डालना चाहूँगा तो वो लिंक नहीं डलाएगा। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के हक का है ना कि मान लीजिए आपसे मैं एक दुकान में, मान लीजिए मॉल है, ठीक ना, कोई मॉल में जाते वहाँ पे एक शॉप में ख़रीदता हूँ। गूगल एक मॉल है, मान के चलिए, एक अच्छे से फिगर में समझाता हूँ आप ताकि समझ जाए। ये गूगल है, समझ लीजिए ये मॉल, जिस तरह हम लोग मार्केट में मॉल देखते हैं ना, वहाँ पे एक शॉप होता है। अब उस शॉप में क्या रखना चाहेगा शॉपकीपर, उसको ने डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इस शॉपकीपर में मैं इस शॉप में अपने ज़रूरत की किन किन चीज़ों जो डिमांड है कस्टमर को उसके अनुसार रखूँ। तो इसमें मैं लिंक किसी भी तरीके का डाल सकता हूँ अपने स्टोर में, गूगल प्ले पर तो नहीं, केवल यह ऐप के लिंक को ही प्रोवाइड कराने देता था क्षमता कि आप केवल गूगल ऐप जो भी आपका एंड्रॉयड ऐप का लिंक है वो दीजिए ताकि आपके ऐप को लोग केवल डाउनलोड कर सकेंगे। उसकी फैसिलिटियाँ जो दी जाती है साथ में वो दी ही जाएगी। पर मैं इसके तक मान लीजिए इसी शॉप में अपने वेबसाइट का लिंक डालना चाहता हूँ या इंस्टाग्राम का लिंक डालना चाहता हूँ या फेसबुक का लिंक डालना चाहता हूँ
या और किसी प्रकार का लिंक अपलोड करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। तो यही उपभोक्ताओं को कि ये अधिकार, मान लीजिए शॉप को मैं इस स्थान को खरीद लिया हूँ, आपको इसके लिए पे कर रहा हूँ सालाना, तो मैं इस शॉप में क्या क्या रखूँगा ये मुझको अधिकार होना चाहिए, कस्टमर को अधिकार होना चाहिए। अर्थात कोई भी ऐप का फैसिलिटी वहाँ ले रहा है उसको होना चाहिए, ना कि आप यह बताइए कि उसमें केवल यही रखना है। इसी संदर्भ में इसे लगाया गया है। ध्यान रखिए, सिंपल सा लॉजिक संदर्भ में कि आपको यह समझना है कि इस शॉप में अधिकारों को वंचित कर रहा था हमारे कस्टमर के तौर पर। देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कस्टमर का एग्जाम्पल कितना सशक्त होता है कस्टमर। आपको मैं एक ट्वीट के माध्यम से समझाऊंगा। मैं यहाँ अपने होम टाउन जहाँ आया हूँ झारखंड में, मेरा यहाँ भी घर है, तो यहाँ पर मैं कुछ दिनों से आया था तो जियो का नेटवर्क है ना बहुत वीक था, बहुत ख़राब था, और एयरटेल का सही है, एयरटेल से चलता है। तो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा था ना मैं, तो मेरे पास लिमिटेड डाटा है दोनों में, अनलिमिटेड तो है नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं जब अपने वर्क प्लेस पर जाता हूँ वहाँ वाईफाई है तो इसकी ज़रूरत कभी नहीं होती थी। मैं 2-3 दफ़ा जब भी आया हूँ अपने होम टाउन में, जियो का नेटवर्क बहुत पुअर था और इस पर मैंने कंप्लेन किया तो कोई सुना नहीं। कस्टमर केयर को लगाया तो कस्टमर केयर का आप लोग समझते हैं कैसा इशू रहता है, लगता ही नहीं है कस्टमर केयर को कॉल। बहुत से भी वहाँ पर विकल्प, बहुत से अपनी चीज़ों को समझाने लगते हैं, पर जो मुद्दा वो नहीं हो पाता है, तो कस्टमर केयर से हम लोग से बात नहीं हो पाती है। तो मैं परेशान था। कल मुझे वीडियो अपलोड करना था, आप लोग का जो पॉलिटी का मैं जो वीडियो लिया था ना, बनाया था, उसको अपलोड करना था। तो उस वीडियो को अपलोड करने में बहुत परेशानी मुझे हुई, 1 से 1.5 घंटा लग गया, वीडियो अपलोड नहीं हुआ। बहुत स्लो नेटवर्क था, एयरटेल का नेटवर्क मेरा डाटा समाप्त हो चुका था और जियो का डाटा बचा हुआ था। तो 1 से 1.5 घंटे तक मैं परेशान रहा। तो मैं इवनिंग में आपको जियो केयर को ट्वीट किया कि मैं लगातार परेशानी में हूँ और ये मैं विगत बहुत दिनों से देख रहा, बहुत महीनों से देख रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ जाता हूँ तो इस प्रकार के इशू होते हैं। तो डायरेक्ट जियो ने मुझे मैसेज किया उसके हेड क्वार्टर से, ध्यान रखिएगा, और उसने मेरे समस्याओं को पर्सनली सॉल्व किया है। और मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कितने अधिकार, जो भी व्यक्ति अगर सजग है अपने अधिकारों के प्रति, कोई भी कंपनी मनमानी नहीं कर सकता। मैंने बस लिखा वहाँ पर कि मैं भी कुछ दिनों से समस्या इसे फेस कर रहा हूँ और वेयर माय कंज्यूमर राइट, बस मैंने इतना ही लिखा है। तो समझ लीजिए जियो के हेड ऑफिस से, हेड क्वार्टर से उसका मैसेज, जो इन्वर्टेड मैसेज होता है वो आता है और जो 48 घंटे के अंदर इसे सुधारने का वचन देता है। तो समझ लीजिए उपभोक्ता कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर। तो आपको यह जानना है, गूगल हो या कोई और हो, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, उसको यह अधिकार दिया ही नहीं गया है। तो आप सजग रहिए, कोई भी समस्या होता है डायरेक्ट बात कीजिए कि आप क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि आप इसके लिए पैसा ले रहे हैं ना। मान लीजिए मैं 99 रुपये का ही रिचार्ज कर रहा हूँ, आप मेरा पैसा ले रहे हैं, तो मैं उपभोक्ता हूँ, मेरा अधिकार मुझे सुरक्षित होनी चाहिए। या मैं 500 का पैक ले रहा हूँ या 5000 का पैक ले रहा हूँ, कितने भी अधिकार सभी समान है उपभोक्ता। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 99 वाले को भी उतना ही तहजीह देना होगा, 500 रुपये वाले को उतना ही देना होगा, 5000 जो पैकेज कराते हैं उनको भी उतना ही तहजीब देना होगा और अधिकारों की संरक्षा करनी होगी। मैं आप लोग को शेयर करूँगा तो चीज़ें आप समझिएगा। उपभोक्ता संरक्षणवाद क्या, केवल किताबी ज्ञान आप लोग मत प्राप्त कीजिए। मैं 1000 बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो केवल किताबों का ज्ञान मत रखिए, उसे केस स्टडी के तौर पर कन्वर्ट कीजिए और उसके व्यवहारिक ज्ञान पर बल दीजिए। अगर इसे समझ जाइएगा तो इसको केस स्टडी के तौर पर लिख दीजिए। उपभोक्ता संरक्षण में जब भी प्रश्न आएगा ना तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा, क्योंकि आपने ओरिजिनलिटी को बताया, किताब के लिखे लिखाए चीज़ों को नहीं। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको स्लाइड शेयर करूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके कि नहीं,
उपभोक्ता कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा आयोग ने उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात की है कि नहीं, कि जो भी गूगल प्ले पर जाएगा उसको अधिकार मिलनी चाहिए उस शॉप के मालिक के तौर पर, ना कि एक उपभोक्ता को केवल एक मजबूर आप नियम के तहत आप उसे शामिल कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आप समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर में पिछड़ी जातियों को मिलेगा ओबीसी का दर्जा। तो इससे रिलेटेड आपको एक मैंने पीआईबी का लिंक शेयर किया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा किन किन राज्यों में पीआईबी के आंकड़े दिए गए हैं, कितने आरक्षण प्राप्त है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो एनालिसिस किया हूँ। और पॉलिटी के सेक्शन में जब ओबीसी आरक्षण में पढ़ाऊँगा, मंडल कमीशन पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँगा। तो पहले के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी कवर किया जा चुका, उसे देख लीजिएगा। पीआईबी लिंक को आज मैंने शेयर किया, उसे देख लीजिए। और लास्ट में जब मैं पॉलिटी के सेक्शन में आऊँगा तो वहाँ पर आप चीज़ों को विस्तृत रूप से देख लीजिएगा, चीज़ें वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ डाटा है, कुछ इनपुट है, कुछ डायग्राम है, पाई चार्ट यूज करना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी है, यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बस यहाँ पर चीज़ें जो अंडरलाइन की हुई उसे आप लोग देख लीजिएगा। इस पर पहले भी चर्चा किया जा चुका है। आपको 19 का जो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 2019 में, उसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। ओबीसी का आरक्षण कितना प्रतिशत है विभिन्न संस्थानों में, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन कौन से होते हैं, उनको कौन कौन का अधिकार प्राप्त है, सभी पर पहले चर्चा हो चुकी है। तो आपसे ये सब चीज़ों को आपको पहले भी किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और जब मैं कवर करूँगा पॉलिटी के सेक्शन में तो आप लोग उसे बेहतर तरीके से की नोट्स बना के फाइनल टच दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ऋषि सुनक के बारे में और भी चीज़ें यहाँ दी गई है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऋषि सुनक 97वें पीएम होंगे ब्रिटेन के, ठीक। और इनकी पत्नी इनका कौन है, जो कृष्णमूर्ति भारत के इन्फोसिस के मालिक है, संस्थापक, उनकी बेटी है अक्षरा मूर्ति। तो याद रखिएगा, एक गर्व का पल भी है। साथ में कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा, आपको ध्यान रखिएगा। आपको मैं अलग ही एक कॉन्सेप्ट देता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है, तो याद रखिएगा। देखिए आप पहले तो यहाँ ये जो सुनुक है उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति, कुल संपत्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और की कुल संपत्ति से दुगनी है, तो इसलिए इनको बिजनेसमैन का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ अखबार गार्जियन के अनुसार ब्रिटेन के नागरिक सुनुक और भारतीय नागरिक अक्षरा मूर्ति कुल संपत्ति 73 करोड़ पाउंड अर्थात लगभग करीब 68,089 करोड़ रुपये, जो किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला की कुल संपत्ति 30 करोड़ पाउंड अर्थात 3304 करोड़ रुपये तक है। तो बात यहाँ की पैसे की बात हो रही है, पद की बात हो रही है। तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहली बार किसी देश ने अपने विचारों में परिवर्तन किया है और किसी भारतीय या श्वेत या को अपने देश का पीएम चुना है। तो इस दौरान आप देख रहे होंगे कि भारत के गुलामी के चीज़ों को उभारा जा रहा है लगातार। अब भारतीय मीडिया हो या लोग हों, इस प्रवृत्ति को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है कि क्या भारतीयों की जवाबदेहिता नहीं बनती है कि अपने विचारों में थोड़ा संयम बरते, क्योंकि किसी राष्ट्र एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। वो अगर उस परिवर्तन में हम किसी रेसिज्म को कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका द्वार बंद हो जाएगा। अगर बदलाव के क्रम में बहुत से ऐसे इंग्लैंड के वासी होंगे, ब्रिटेन के वासी होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते होंगे कि केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्वेत होने चाहिए, तो जो लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। सभी लोग अपने व्यवहार में जानते हैं कि हाँ, मैं किसी न्यूज़ चैनल की डिबेट सुन रहा था, देख रहा था, यूट्यूब पर आ गया था, जैसे आप लोग स्लाइड को आप अप डाउन करते तो आ जाता है ना, तो वहाँ पर देखा कि मैं बहुत सी ऐसी बातें की गई थी जो एक सभ्य लोकतांत्रिक चीज़ों में नहीं होनी चाहिए।
पुरानी चीज़ों को ऐसे उकारा जा रहा था जैसे लगता है किसी ने जंग जीत लिया हो। यहाँ पर इंग्लैंड अपने राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, वैचारिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो हमें हर चीज़ों को नापित तौली चीज़ों को जोड़कर बोलनी चाहिए और उसमें कुछ सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे हेट स्पीच के संदर्भ में चीज़ें उभार दें। अब देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे यह ऐतिहासिक क्षण है और एक परिपक्व लोकतंत्र का संकेत है। देखिए कितना ये सजग बयान है इन्फोसिस के जो CFO हैं उनके द्वारा। यह गर्व का पल है क्योंकि ऋषि सुनक भारतवंशी है और उनकी सफलता का कमान उनके हाथों में दिया प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री के द्वारा दिया गया। अब देखिए महानायक जो अमिताभ बच्चन उनके द्वारा क्या कहा गया है। जय भारत, अब ब्रिटेन को हमारी मातृभूमि से प्रधानमंत्री के रूप में नया वारसराय मिल गया है। इससे बहुत डायलेमा उत्पन्न होंगे। इस प्रकार के जो शब्द है ना यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए महानायक हैं, सही हैं, इनके पक्ष विपक्ष व्यक्तिगत हो सकते हैं, पर मैंने आप लोग को क्या बोला, अभी राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक वैचारिक बदलाव से दौर से गुजर रहा है। उसमें हम किसी प्रकार के ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं जन्म दे दे जिससे उनके वैचारिक बदलाव में जो बदलाव के जो क्षण उभर कर आ रहे हैं उसमें कोई ठेस पहुँचे और जो लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें वो पीछे हट जाएं और कहीं ना कहीं अपने पुराने रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट को ही बनाए रखे। अगर इस प्रकार की उपलब्धि किसी भारतीय ने प्राप्त की है तो उसे हम केवल एक मानक शब्दों के साथ यूज़ करके, बहुत से ऐसे मैंने डिबेट्स देखा है, तो इस प्रकार से कहना क्या चाहते, अगर मान लीजिए ब्रिटिश मीडिया अगर इसको पकड़ लेती है तो इसका मतलब बहुत दूर तक जाएगा, ठीक ना, बहुत दूर तक जाएगा। अगर नहीं पकड़ती है तो चीज़ें हमारे फेवर में ही रहेगी। तो चलिए फिर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रोड मैप 30 की बात हुई है, इस पर पहले भी वीडियो मैंने एनालिसिस किया हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक धन्यवाद ज्ञापन दिया गया था ट्वीट के माध्यम से, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। और रोड मैप 30 जो है हालिया घटनाक्रम में देखने को मिला था, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक समझ बढ़ाना है, इसके लिए किया गया था। ब्रिटेन और भारत के बीच प्रवासी कामगारों की आवश्यकता पर वृहद समझौता करना था। विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता को मिलकर बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया था। कारोबारियों के लिए बाधाएं खत्म करना, मुक्त व्यापार समझौता करना इस रोड मैप 30 का मुख्य बिंदु है, जिस पर काम करना है दोनों देशों को, भारत और ब्रिटेन को। साथ ही साथ निवेश समझौता और एक दूसरे के देश में कंपनियों को मदद करना है, अर्थात आर्थिक मदद के रूप में बढ़ावा देना है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में साझा अनुसंधान और तकनीकी हस्तांतरण का व्यापक बनाना है। तो रोड मैप 30 का जो ब्रिटेन और भारत का है उसकी प्रमुख बिंदु, हालांकि पहले भी न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है, आप लोग पहले जाके देख लीजिएगा, विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी चीज़ों पर आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। एक लास्ट है एनालिसिस, देखिए आर्टिकल में उतना नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति एक खतरनाक का उदाहरण है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं है जो बार बार आर्टिकल आए उसे पढ़िए आप लोग। एक है वैश्विक निर्यात में पिछड़ रहा है चीन, तो उसके निर्यात जो है वैश्विक निर्यात घट रहा है, तो इस पर डाटा दिया गया, तो इसे ज़रूर आप लोग की पॉइंट कवर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर अमेरिका व्हाइट हाउस में मनाया गया अब तक का सबसे बड़ा दीपावली समारोह। कल एक हमारे स्टूडेंट बंगाल की हैं, वो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या सर केस स्टडी के तौर पर हम इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि भारतीय संस्कृति विरासत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, साझा संस्कृति क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अगर उसे दिखाना हो तो केस स्टडी के तौर पर बहुत से आयाम हैं। उसमें देखिए यह भी शामिल है कि वाइट हाउस में दीपावली को बहुत उत्सव के तौर पर मनाया गया। उसमें देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि जितने भी भारतीय त्यौहार हैं, या तो कोई भी इस्लाम का हो, हिंदू का, जैन का, बौद्ध का, सिख का, सभी प्रकृति उन्मूलक तत्वों को बढ़ावा देते हैं।
तो उसी के संदर्भ में ये चीज़ें इतना हम लोग सांस्कृतिक विरासत के रूप में मजबूत हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, हमारे त्योहारों को मनाया जाता, अब मान लीजिए छठ को लोग अब मनाएंगे, तो आपको समझिए कि अमेरिकी सरकार बहुत जगह ऐसे घाटों का निर्माण करके देती है मोहल्लों में, अपने जो स्ट्रीट होते हैं वहाँ पर, कि भारतवंशी छठ को मनाए, क्योंकि यह ऐसे प्रकृति उन्मूलक चीज़ों को बढ़ावा देता है जिससे हमारा व्यक्तित्व और सामाजिक जो दायित्व है उसमें बदलाव आते हैं। तो देखिए, पहले हुआ करता कि इस प्रकार को लोग रेसिज्म के तौर पर देखा करते थे कि एक धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखा करते थे, पर जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा और पर्यावरण में संतुलन में भारतीय ग्रंथों के योगदान को समझा जाने लगा, तो उसमें भारतीय संस्कृति को भी समझा जाने लगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होता और धीरे धीरे सभी राष्ट्र भारतीय त्योहारों को सजगता के साथ अपने देश में मनाते हैं, ताकि उन सभ्यताओं में इस नवीन अवधारणाओं को डेवलप किया जाए कि प्रकृति का पूजक कैसे हो सकता है, और प्रकृति का अगर हम आदर करेंगे तो उसके परिणाम हमें कैसे मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये सब चीज़ें मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी जनसंख्या वहाँ भारतीय डायस्पोरा के रूप में देखने को मिलता है तो इसके खुश करने के लिए इसे शुरू किया गया, ऐसा नहीं, शुरू से रह रहा है डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा। पर वर्तमान 10 से 15 वर्ष जब से जलवायु परिवर्तन की चर्चा बढ़ी है, वहाँ पर इन सब चीज़ों में बदलाव देखने को मिला, भागीदारी बढ़ी है। अब देख लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए केस स्टडी के तौर पर। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को आपको उसी संदर्भ में समझना है और लिखना आंसर में है। चलिए, आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही। बस एक करेंट पीटी में आप लोगों को कवर करेगा, उसे मैं कहीं अंडरलाइन किया था, उसे मैं देख लेता हूँ कहाँ है। देखिए, एक तो पीटी आपको फैक्ट यहाँ देखना, पहली बार आज ही के दिन आपको नवजात में पुरुष का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था वर्ष 1984 में। आज ही के दिन राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर भारत विलय करने के लिए सहमत हुए थे 47 के दौरान। ये 2 पीटी फैक्ट है। और एक नीचे आ जाइए, देखिए, मैक्सिको में निकली कैटरीना परेड। तो इस प्रकार की पीटी में आपको प्रश्न स्टेट पीसीएस और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिको में जो ऑफ द डे उत्सव के रूप में मनाया जाता है कैटरीना को, क्योंकि इस दिन अपने पूर्वजों को लोग याद करते हैं। परेड उत्सव में आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। महिलाएं कंकाल के रूप में शामिल होती हैं, कंकाल का वेशभूषा पहन के, देखिए यहाँ पर होंगे। अब कंकाल बनी महिला नहीं होती है, कंकाल की वेशभूषा होती है, क्योंकि उससे पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। लगभग 2000 वर्ष से मनाया जा रहा है परेड। तो ध्यान रखिएगा, कितनी पुरानी परेड है, जो सांस्कृतिक विरासत के तौर पर ये मैक्सिको में देखने को मिलती है। इस प्रकार से पीटी फैक्ट के रूप में आपको पूछा जा सकता, तो इसको भी कवर करते चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट कल हम लोग मिलेंगे फिर नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी बैच के स्टूडेंट जो भी हैं पैक को परचेज कीजिए। बीपीएससी बैच है, जो भी स्टूडेंट है रिलेटेड इससे पैकेज उसको परचेज कीजिए, ताकि आप लोग का इंटरनली जो टारगेटेड चीज़ें कवर की जा रही है उसका लाभ ले सके और आप लोग का लिस्ट में नाम हो। चलिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।